सुंदरपुर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह अपनी पत्नी सावित्री और 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम रिया था और छोटी का मीरा। सुबह का वक्त था। रिया मजे से बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। मेरी बच्ची रिया तो सच में खानदान का नाम ऊंचा करेगी। देखो तो पढ़ाई में इसका कितना मन लगता है। सही कह रही हो सावित्री, रिया जैसी होनहार बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कितनी सुलझी हुई है। लेकिन ये मीरा कहाँ रह गई? ये क्यों नहीं पढ़ रही है? अरे वो तो रसोई में रोटियां सेक रही है। वैसे भी महारानी जी फिर से इम्तिहान में फेल हो गई हैं। इसका हमेशा का यही रोना है। ना पढ़ाई होती है, ना कोई ढंग का काम आता है। भगवान जाने इसका क्या होगा। माँ, मैंने रसोई का सारा काम निपटा दिया है। क्या अब मैं भी अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाऊं? अरे पढ़कर कौन सा तीर मार लेगी? जब भी पढ़ने बैठती है नतीजा तो फेल ही आता है। माँ, पिताजी, इस बार मैं दिन रात एक कर दूंगी और पक्का अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी। तुम्हारी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती। हर बार तुम फेल होती हो और समाज में हमारी नाक कट जाती है। कान खोलकर सुन लो, अगर इस बार फेल हुई तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। पिता की कड़वी बातें मीरा के दिल पर पत्थर की तरह लगीं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। रिया और मीरा साथ साथ घर वापस आ रही थीं। रास्ते में कुएं के पास गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए बातें कर रही थीं। मीरा को देखते ही उन्होंने ताने मारना शुरू कर दिया। अरे देखो, वो ठाकुर साहब की छोटी बेटी जा रही है, वही जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। बेचारी की किस्मत ही खराब है। पढ़ाई लिखाई इसके बस की बात नहीं। पता नहीं कब तक माँ बाप पर बोझ बनी रहेगी। मीरा के कदम भारी हो गए। शर्म से उसकी नजरें झुक गईं और आंखों में आंसू आ गए। उन औरतों की बातें उसे अंदर तक चुभ रही थीं। दीदी, आखिर सब लोग मुझे ही बुरा भला क्यों कहते हैं? इन सब की बातों को दिल पे मत ले मीरा। चल जल्दी कर, घर पहुंचने में देर हो रही है। थोड़ी देर में दोनों बहनें अपनी हवेली पहुंच गईं। घर की दहलीज पार करते ही मीरा को लगा कि अब शांति मिलेगी, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। आ गई तुम दोनों। रिया बेटा तू जा और हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, और मीरा तू रसोई में जाकर सब्जियां काट, फिर पूरे आंगन की सफाई करनी है। माँ, मैं स्कूल से अभी तो लौटी हूँ। बस थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर सारा काम पक्का कर दूंगी। सुस्ताना है? एक तो पढ़ाई में ढक्कन है, ऊपर से अब काम चोरी भी करेगी। देख, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। कम से कम घर का काम तो ढंग से सीख ले, नहीं तो ससुराल में भी हमारी बदनामी ही करवाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी करती हूँ। शाम हो चली थी। कुछ ही देर में ठाकुर बलवंत सिंह बाजार से वापस आए। उनके हाथों में कुछ थैले थे जिनमें नए कपड़े थे। आप आ गए? आज तो बहुत देर कर दी। बाजार से क्या खास लाए हैं? अपनी दोनों बेटियों के लिए गर्म कपड़े लाया हूँ। सर्दी का मौसम आ रहा है ना। रिया और मीरा दोनों पास में ही खड़ी थीं। रिया के चेहरे पर चमक थी कि उसके लिए कुछ आया है। मीरा चुपचाप खड़ी थी। उसे आदत थी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। बलवंत सिंह अंदर चले गए। उनके जाते ही सावित्री खुश हो गई। ये ले रिया, ये नए कपड़े तेरे लिए हैं। शुक्रिया माँ, ये बहुत सुंदर है। माँ, पिताजी मेरे लिए क्या लाए हैं? तेरे लिए अभी कुछ नहीं आया है। पर माँ, पिताजी तो कह रहे थे कि वो दोनों के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ लाए थे, लेकिन तुझे वो तभी मिलेंगे जब तू परीक्षा में पास होकर दिखाएगी। बिना मेहनत के कोई इनाम नहीं मिलता। हर बार फेल होती है और तोहफे की उम्मीद करती है। माँ, आप मीरा के साथ इतनी सख्ती क्यों करती हैं? वो भी तो अपनी तरफ से पूरी जान लगाती है, और ठंड तो उसे भी लगती होगी ना। रिया, तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई देखनी है, घर के मामलों में मत बोल। रिया माँ की डांट सुनकर चुप हो गई। उसकी खुशी भी फीकी पड़ गई। मीरा की आंखें डबडबा गईं। उसने अपना रोना छुपाने के लिए सिर झुका लिया। रात काफी हो चुकी थी। पूरी हवेली शांत थी। सब सो रहे थे। मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रिया उसके कमरे में आई। अरे मीरा, इतनी रात हो गई तो सोई नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही दीदी, सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लूं। आज माँ ने जो किया वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मुझे पता है तू मेहनत करती है, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। दीदी, कभी कभी लगता है मैं इस परिवार पर एक बोझ बन गई हूँ। ना मैं सुंदर हूँ, ना होशियार। बस चाहती हूँ कि एक मौका मिल जाए खुद को साबित करने का। तू खुद को कमजोर मत समझ पगली। सबका वक्त आता है। याद रखना, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
अगर इस बार भी मैं फेल हो गई तो माँ अपनी धमकी सच कर देंगी। मीरा की आंखों में एक गहरा डर था। किताब सामने थी, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं बल्कि घर से निकाले जाने के खौफ में था। अगली सुबह रिया और मीरा स्कूल चली जाती हैं। बलवंत सिंह भी अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी सावित्री के पास पड़ोस की कुछ औरतें बैठने आती हैं। एक औरत ने बात छेड़ी। सावित्री, तुम्हारी बड़ी बेटी रिया तो लाखों में एक है, पढ़ने में भी तेज और संस्कारों में भी नंबर 1। हाँ, बड़ी है ना, घर की इज्जत का ख्याल है उसे। पर छोटी वाली मीरा का क्या, वो तो एकदम गुमसुम रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों सगी बहनें हैं, एक ही कोख से जन्मी और इतना फर्क। औरतों की बातें सुनकर सावित्री का चेहरा तमतमा गया। उसे महसूस होने लगा कि मीरा की वजह से समाज में उसकी नाक कट रही है। वो ऊपर से चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबल रहा था। मेरा भी यही दुख है। रिया ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर मीरा, उसे अकल ही नहीं आती कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रिया अच्छे नंबरों से पास हो गई, लेकिन बदकिस्मती से मीरा फिर से फेल हो गई। देख लिया आपने अपनी लाडली का हाल, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कितना समझाया था इसे, पर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मीरा, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। रिया के साथ रहकर भी तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। पिताजी, विश्वास कीजिए, मैंने बहुत मेहनत की थी। मेहनत? जो फेल हो जाए वो मेहनत नहीं, बहाने बनाता है। आज पूरे गांव में तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ प्लीज इस बार मीरा को छोड़ दो, अगली बार वो पक्का पास हो जाएगी। रिया तो चुप रहे, इसकी तरफदारी करके तू भी अपनी बदनामी करवाएगी। माँ, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। बलवंत सिंह पत्थर की मूरत बने देखते रहे। उनकी चुप्पी मीरा के लिए सजा बन गई। सावित्री ने दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। कोई मौका नहीं मिलेगा अब। इस घर में निकम्मे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा भी के अभी यहाँ से, और अपनी शक्ल मत दिखाना। मीरा की दुनिया उसी पल बिखर गई। रोते हुए वो धीरे धीरे कदमों से घर के बाहर की तरफ बढ़ी। रिया कुछ बोलना चाहती थी, पर डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। रोती बिलखती मीरा चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल का सन्नाटा उसके अंदर के शोर को और बढ़ा रहा था। हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखे थे तो मुझे उस घर में पैदा ही क्यों किया? हर बार कसूर मेरा ही क्यों निकलता है? चलते चलते वो जंगल के बीच आ गई। वहां एक बूढ़ी काकी लकड़ी का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। कांपते हाथों से वो बोझ नहीं उठ रहा था। मीरा ने ये देखा और रुक गई। अरे काकी, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो मदद कर दे? ये लकड़ियां तो बहुत भारी हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या बताऊं बिटिया, बुढ़ापा आते ही बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। अब पेट पालने के लिए खुद ही जंगल से लकड़ियां चुननी पड़ती हैं और बोझ ढोना पड़ता है। उफ, आपकी हालत देखी नहीं जाती। काकी तुम रुको, ये गट्ठर मैं उठा लेती हूँ। मैं इसे तुम्हारी झोपड़ी तक पहुँचा देती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत वजन है इसमें, तू थक जाएगी। मैं धीरे धीरे ले जाऊंगी। वैसे भी कल कौन सा तू मेरी मदद करने आएगी? कल की कल देखेंगे, आज तो मदद कर सकती हूँ ना। अब जिद मत करो और मुझे उठाने दो। तू इतना कह रही है तो मान लेती हूँ। तेरा बहुत भला होगा बिटिया। मीरा ने लकड़ी का भारी गट्ठर अपने सिर पर उठा लिया और काकी के साथ चलने लगी। काकी उसे बड़े प्यार से निहार रही थीं, जैसे अपनी बेटी मिल गई हो। बिटिया, तू इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही है? काकी, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बेघर कर दिया है। कहते हैं उनके बड़े घर में मुझ जैसी नालायक की कोई कोना नहीं है। मीरा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी काकी को सुना दी। उसका दर्द सुनकर काकी का दिल भर आया और उनकी आंखें भी गीली हो गईं। अपने ही बच्चों के लिए माँ बाप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? तू मेरे साथ चल बिटिया। जब तक तुझे कोई ठिकाना न मिले, मेरी झोपड़ी को ही अपना घर समझ। आपका बहुत एहसान है काकी। अगर आप सहारा न देती तो इस जंगल में न जाने मेरा क्या होता। मीरा और काकी आगे बढ़ीं, पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया की तरफ। झाड़ियों के बीच से होता हुआ रास्ता उन्हें काकी के घर तक ले गया। अंदर आजा बिटिया। घर तो टूटा फूटा है, पर यहाँ तुझे प्यार और इज्जत दोनों मिलेगी। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, फिर कुछ खा लियो। मीरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उससे बिना किसी शर्त के प्यार जताया था। उस रात उस टूटी झोपड़ी में उसे महलों जैसा सुकून मिला। उधर हवेली में शाम हो चुकी थी। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थीं। उसे उम्मीद थी कि शायद मीरा वापस आ जाए। माँ, पता नहीं मीरा किस हाल में होगी। रात होने को है, आपने उसे बस इतनी सी बात पर निकाल दिया। माँ, क्या आपको उसकी थोड़ी भी चिंता नहीं हो रही? जिस लड़की ने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया, जो हर बार हमें नीचा दिखाए, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? पर माँ, वो आपकी अपनी खून है।
गलती एक बार माफ की जाती है रिया। जो सुधरना ही ना चाहे उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। जिसे जाना था वो चली गई, अब बात खत्म। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग अपना काम धाम छोड़कर चौराहे की तरफ भाग रहे थे। ये देखकर सावित्री भी वहां जा पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। बीच में राजा के सिपाही खड़े थे और मंत्री जी जोर जोर से घोषणा पत्र पढ़ रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। हमारे राजकुमार के विवाह के लिए एक योग्य वधू की तलाश है। राज्य की सभी लड़कियों को मौका मिलेगा। एक परीक्षा होगी और जो जीतेगी वही बनेगी इस राज्य की भावी रानी। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा खिल उठा। उसके दिमाग में बस रिया का ख्याल आया। मेरी रिया तो इतनी होशियार और पढ़ी लिखी है, इस परीक्षा में तो वही बाजी मारेगी। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी रिया ही राजमहल की रानी बनेगी। थोड़ी देर बाद ये खबर काकी तक भी पहुंच गई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और वो खुशी से अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। बिटिया सुन रही है? आज राजा के सिपाही गांव में मुनादी पीट रहे थे। हमारे महाराज अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य लड़की ढूंढ रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या फायदा काकी? राजकुमार तो किसी राजकुमारी से ही शादी करेंगे ना? तू राजा साहब को नहीं जानती, वो दिल के बहुत साफ हैं और राजकुमार भी किसी को ऐसे ही नहीं चुनेंगे। एक इम्तिहान होगा, जो उस इम्तिहान में पास होगी वही दुल्हन बनेगी। काकी ने जब पूरी बात बताई तो मीरा को लगा कि ऐसे बड़े मौके उसके लिए नहीं है, लेकिन काकी का भरोसा पक्का था। ये परीक्षा किस्मत की नहीं, काबिलियत की होने वाली थी। उधर हवेली में सावित्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने तुरंत जाकर बलवंत सिंह को ये खुशखबरी सुनाई। आपको पता है, आज गांव में बहुत बड़ी खबर आई है। कैसी खबर? राजा के आदमी ऐलान कर रहे थे, राजकुमार के लिए दुल्हन चाहिए। एक परीक्षा होगी जिसमें समझदारी और हुनर परखा जाएगा, और पूरे गांव में हमारी रिया से ज्यादा होशियार और कौन है? बात तो तुम 16 आने सच कह रही हो। रिया जैसी सुशील और पढ़ी लिखी लड़की तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। अगर सब ठीक रहा तो हमारी बेटी राज करेगी। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी हवेली और खानदान का नाम आसमान छू लेगा। राजमहल के शांत कमरे में राजा गहरी सोच में डूबे थे। सामने मंत्री खड़े थे। लग रहा था कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मंत्री जी, जो काम आपको दिया था वो सही से हो गया ना? जी महाराज, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक पूरे राज्य में खबर फैला दी गई है। बस अब थोड़ा इंतजार है, हमें एक लायक बहू जरूर मिल जाएगी। राजा कुछ पल चुप रहे, जैसे भविष्य की तस्वीर देख रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, हाँ, राजकुमार को भी यह बात बतानी होगी। उसे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। आप सही कह रहे हैं महाराज, मैं अभी राजकुमार को यहाँ बुलाता हूँ। मंत्री जी ने इशारा किया और राजकुमार को बुलाया गया। पिताजी, आपने मुझे तुरंत बुलाया। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, पर अब यह शरीर थकने लगा है। जैसे पुराना पेड़ अंदर से खोखला हो जाता है, वैसे ही बुढ़ापा मुझे कमजोर कर रहा है। इसीलिए तुम्हारे और राज्य के लिए मुझे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। पिताजी, आपके जैसा अच्छा राजा हमारे ही नहीं पूरे राज्य के लिए वरदान है। पर मैं अमर तो नहीं हूं बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम राजकाज संभालो, और तुम्हारे विवाह के लिए मैंने वधू खोजने का काम शुरू करवा दिया है। पिताजी, आप मेरे पिता हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो सब तय हो गया। बस अब एक गुणी कन्या का चुनाव बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा। तुम बस मेरे साथ रहना। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजमहल के बड़ी मैदान में आज बहुत चहल पहल थी। दूर दूर से आई लड़कियां कतार में सजी धजी खड़ी थीं। एक तरफ मीरा अपनी काकी के साथ खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में एक चमक थी। तभी उसे रिया दिखी, जो सावित्री के साथ बन ठन कर खड़ी थी। मीरा खुशी से उनकी तरफ दौड़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। अरे, अपनी शक्ल देखी है? या तेरे जैसे भिकारन से राजकुमार शादी करेंगे? ये ख्याल भी कैसे आया तुझे? जा अपनी जगह खड़ी रह, यहाँ तमाशा मत कर। सावित्री की कड़वी बातों से मीरा की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप काकी के पास वापस आ गई। थोड़ी देर में राजा दरबार में आए। महाराज, राज्य की सबसे सुंदर और समझदार बेटियां यहाँ मौजूद हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो परीक्षा शुरू की जाए। तो सारी तैयारी हो गई है? जी महाराज। ठीक है, तो उन्हें बुलाओ। तभी भीड़ से निकलकर सावित्री आगे आई। महाराज, ये मेरी बेटी रिया है। ये जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान भी है। सुंदरता तो ढल जाती है, असली धन तो गुण है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। क्या तुम्हारी बेटी परीक्षा के लिए तैयार है?
जी महाराज, बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो एक एक करके आगे आओ और राजकुमार से एक एक मटका दूध ले लो। लड़कियां लाइन से आगे आने लगी। कोई बहुत खुश थी तो कोई डरी हुई। दूध का मटका लेते वक्त सबके मन में अलग अलग सपने थे। यह साधारण दूध नहीं है। इस दूध को घर ले जाओ और इससे सबसे उत्तम दही जमा कर लाओ। जिसका दही सबसे अच्छा जमेगा वही इस राज्य की रानी बनेगी। अब तुम सब जा सकती हो, जाओ। दरबार खत्म होने लगा। सभी लड़कियां अपने अपने दिल में सवाल और उम्मीदें लिए घर लौटने लगी। घर पहुंचकर मीरा ने मटके का दूध गर्म किया और जामन लगाकर दही जमाने की कोशिश की। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसने काकी से पूछा, काकी, क्या सच में मेरा दही जमेगा? दूध कुछ अजीब लग रहा है। बिटिया, दही जमेगा या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है ईमानदारी से कोशिश करना। अगर नीयत साफ हो तो खाली मटका भी गवाही दे देता है। दूसरी तरफ अपनी हवेली की रसोई में रिया ने राजा के दिए दूध में जामन लगाया। सावित्री उसके पास ही बैठी थी। बहुत ध्यान से जमाना रिया, ये दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर दही नहीं जमा तो? राजा को बस अच्छा दही चाहिए। वो किस दूध का है ये कोई पूछने नहीं आएगा। अगली सुबह सावित्री और रिया मटके को देखने गईं। सावित्री ने मटका खोला, लेकिन दूध फटा हुआ और पानी जैसा था। दही बिल्कुल नहीं जमा था। अरे ये क्या, ये तो दही जमा ही नहीं, दूध ही फट गया। कहीं राजा का दूध खराब तो नहीं था? माँ, अब क्या होगा? हम दरबार में क्या लेकर जाएंगे? सावित्री ने एक लंबी सांस ली। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई, लेकिन उसे चैन नहीं था। रात का सन्नाटा कसरा था। जब सब सो गए, चुपके से सावित्री बाहर आई। उसके हाथ में बाजार से लाया हुआ गाढ़ा मीठा दही था। उसने इधर उधर देखा और मटके के पास बैठ गई। रिया की किस्मत मैं इस फटे दूध के भरोसे नहीं छोड़ सकती। सबसे बढ़िया दही तो मैं ही पेश करूंगी। उसने जल्दी से राजा वाला खराब दूध फेंक दिया और मटके में बाजार का मलाईदार दही भर दिया। इधर मीरा सुबह सुबह अपने मटके के पास बैठी थी। उसका दूध भी फट चुका था और पानी जैसा हो गया था। दही जमने का नामो निशान नहीं था। देखो ना काकी, मेरी किस्मत ही खराब है। ये दूध तो खराब हो गया, दही जमा ही नहीं। पगली, किस्मत को क्यों कोसती है? जो सच है वही रहने दे। लेकिन अगर बाकी सब बढ़िया दही लेकर आए और मैं ये फटा दूध लेकर गई तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगी? तू अपना सच साथ लेकर जाएगी। याद रख, कभी कभी सच अकेला ही काफी होता है। फैसले के दिन राज दरबार में सभी लड़कियां अपने मटके लेकर खड़ी थीं। लगभग सभी के मटकों में गाढ़ा मलाईदार दही था। माँ बाप गर्व से सीना ताने खड़े थे। रिया सबसे आगे खड़ी थी। उसके मटके में सबसे शानदार दही था। सावित्री का चेहरा खुशी से दमक रहा था। भीड़ के एक कोने में मीरा खड़ी थी। उसके मटके में वही फटा हुआ दूध और पानी था। वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। सावित्री की नजर उस पर पड़ी और वो हंसने लगी। अरे, तेरे मटके में तो पानी भरा है, दही जमाना भी नहीं आता। कितनी बेइज्जती की बात है। भाग जा यहाँ से। अगर राजा को पता लगा कि तुम मेरी बेटी है तो मेरी नाक कट जाएगी। मीरा चुप रही और अपने मटके को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भीगी थीं, पर वो वहां से हिली नहीं। तभी राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। दरबार शांत हो गया। तो बताओ, तुम में से किसका दही सही सलामत जमा? महाराज, जरा इधर नजर डालिए। मेरी बेटी ने कितनी मेहनत से ये मलाईदार दही जमाया है। इसे देखकर ही पता चलता है कि ये कितनी गुणी और संस्कारी है। जी महाराज, पूरे इलाके में मेरी रिया जैसी होनहार लड़की नहीं मिलेगी। ये दही इसकी लगन का सबूत है। तभी राजकुमार राजेश की नजर कोने में खड़ी मीरा पर गई। उन्होंने पूछा, मीरा, तुम्हारे मटके का क्या हुआ? उसमें दही नहीं है। क्षमा करे राजकुमार, मैंने बहुत कोशिश की पर दूध फट गया और दही नहीं जमा। सब हैरान थे। तभी राजा अपनी जगह से खड़े हुए और उनकी आवाज में गुस्सा था। तुम सब झूठ बोल रही हो। तुम में से कोई भी राजकुमार की पत्नी बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री के तो पसीने छूट गए। क्योंकि मैंने जो दूध तुम्हें दिया था उसमें मैंने पहले ही खटास और नमक मिला दिया था। उस दूध से दही जमना नामुमकिन था। तुम सबने लालच में आकर धोखा दिया और बाजार से दूसरा दही लाकर मटके में भर दिया। तुम भूल गई कि यह परीक्षा दही जमाने की नहीं बल्कि ईमानदारी परखने की थी। और मीरा ही वो इकलौती लड़की है जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया। उसे ना दौलत का लालच है न दिखावे का शौक। यही मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनेगी। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बात संभालने की कोशिश की। महाराज, मीरा भी मेरी ही कोख से जन्मी है। क्या बकवास कर रही हो मीरा? क्या यह सच है? महाराज, ये औरत सच कह रही है, पर इन्होंने ही मीरा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। मुझे ये जंगल में रोते हुए मिली थी। काकी ने राजा को सारी सच्चाई बता दी।
कैसे मीरा के साथ अन्याय हुआ, फिर भी उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। राजा का गुस्सा सावित्री और बलवंत पर फूट पड़ा। जिस बेटी ने आज तुम्हारा नाम ऊंचा किया, उसी को तुमने ठोकर मारी। तुम जैसे माँ बाप सम्मान के नहीं, सजा के हकदार हैं। राजा की फटकार सुनकर सावित्री और बलवंत शर्म से पानी पानी हो गए। जिस बेटी को उन्होंने नकारा था, आज वही राजरानी बनने जा रही थी। सावित्री का घमंड टूट चुका था। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, अपनी बेटी मीरा के पैर पकड़ो। मीरा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। बेटी, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आज पता चला कि असली हीरा कौन है। पिताजी, मैंने कभी आपसे जायदाद नहीं मांगी, बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे दिल से बेटी मान लें। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मीरा, तू सच में इस जीत की हकदार है। मैं चाहती थी कि तू ही जीते। पूरे दरबार में भावुक माहौल हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज साबित हो गया कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। मैं ऐलान करता हूं कि राजकुमार राजेश का विवाह मीरा से होगा, और जिस काकी ने इस बच्ची को सहारा दिया, उन्हें राजमहल में राजमाता जैसा सम्मान मिलेगा। महाराज, मैंने तो बस सच का साथ निभाया था। माँ जी, आप आगे आइए और मीरा का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दीजिए। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें, मीरा की खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है।